हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है अतुल सिंह। मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ ग्रुप डी एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल क्लासेस जो विवेक सर की हैंड रिटन नोट्स हैं। मैं उनका आज सल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। ठीक, तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास एर्थ हम लोगों की चल रही है, उसका आज 3rd चैप्टर है, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं? जो प्राकृतिक रेशे मतलब नेचुरल रेशा क्या होता है? वे रेशे जो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशा कहा जाता है। प्राकृतिक रेशा किन्हें कहा जाता है? वे रेशे जिन्हें प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशा कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा? कपास, ऊन, रेशम आदि ये सब प्राकृतिक रेशे के उदाहरण हैं। संश्लेषित रेशे कौन से हैं? वे रेशे जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं। संश्लेषित रेशे कौन से होते हैं? वे रेशे जिन्हें मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है उन्हें संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं। संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं। ओके, उदाहरण के लिए हो जाएगा रेयॉन, नायलॉन, टेरिलियन और डाइकन आदि। ये सब संश्लेषित रेशे होते हैं। ठीक, चलिए बहुलक क्या है? बहुलक क्या है? अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जिसे बहुलक कहते हैं। बहुलक किससे कहते हैं? अनेक छोटी से छोटी इकाई जो मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं उन्हें बहुलक कहते हैं। बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। जहाँ पॉली शब्द का अर्थ है अनेक और मर शब्द का अर्थ है इकाई। पॉलीमर में पॉली का अर्थ है अनेक और मर का अर्थ है इकाई। ठीक, नोट डालेंगे। बहुलक प्राकृतिक में भी पाए जाते हैं। जो बहुलक होते हैं वो प्राकृतिक में भी पाए जाते हैं। कपास एक बहुलक है। कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज का बना होता है। कपास जो है वो सेलुलोज का बना होता है और कपास एक बहुलक है। ठीक, संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशा जो होता है रेशम, उसके कितने प्रकार होते हैं? उसके 3 प्रकार के होते हैं, रेयॉन, नायलॉन और पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। चलिए जानते हैं। नंबर 1, रेयॉन क्या होता है? इस रेशे में क्रमिक रेशा या मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं। इसे क्रमिक रेशा या मानव निर्मित रेशा को रेयॉन कहते हैं। रेयॉन प्राकृतिक शोथकृष्ट लुगदी से प्राप्त होता है। यह रेशम से सस्ता होता है। रेयॉन जो होता है वह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इससे रेशम रेशा की समान बुना जा सकता है। परंतु इससे ये सस्ता होता है, परंतु उसको वैसे ही उसको बुना जा सकता है। उपयोग कैसे करेंगे? रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादर बनाते हैं। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर जो बिस्तर की चादर होती है उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, रेयॉन को ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। नंबर 1, बिस्तर बना सकते हैं उसको कपास के साथ मिलाकर। नंबर 2, ऊन के साथ मिलाकर गलीचा या कालीन बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, नायलॉन क्या होता है? नायलॉन क्या होता है? नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। नायलॉन क्या है? नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बचाया गया है। इसका निर्माण कोयला,
जल और वायु से किया गया है। नायलॉन का उपयोग कोयला, जल और वायु से किया गया है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रतिष्ठा और हल्का होता है। यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है। नायलॉन जो होता है चमकीला और धुलने में आसानी से धुल जाता है, सुगम होता है। उपयोग नायलॉन के उपयोग क्या हैं? जुराबे, सरसे, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश आदि। कारी की सीटें कारों की सीटें की पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि बनाने में नायलॉन का उपयोग होता है। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में किया जाता है। नायलॉन का उपयोग रस्से या रस्सियों बनाने के लिए किया जाता है। ठीक। पॉलिएस्टर और एक्रिलिक क्या है? पॉलिएस्टर और एक्रिलिक क्या है? ऐसे रेशों का उपयोग पहनने के कपड़े बनाने में किया जाता है। इस रेशे से बने कपड़े में कभी भी सिलवटें नहीं पड़ती हैं और सफलतापूर्वक धुल जाते हैं। जो इसके कपड़े होते हैं इसमें कभी सिलवटें नहीं पड़ती और यह आसानी से धुल जाता है। पहनने के कपड़े में जो कपड़े हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, जो हमें अनेक जैसे दिखाई पड़ते हैं, वह कपड़े एक्रिलिक के बने होते हैं। एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं और यह भिन्न रंगों में उपलब्ध होती हैं। जो इसके रंग हैं डिफरेंट कलर के आपको मिल जाएंगे। ठीक, नोट डालेंगे हम लोग। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीने रेशे में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तूत सामान बुना जा सकता है। उपयोग क्या हो जाएंगे? पाइप, रस्सियाँ, जाल, धागा, चिकित्सा वस्त्र आदि बनाने में टेरिलीन का उपयोग होता है। पॉलीएथिलीन और टरथलेट क्या होता है? यह भी एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तारें और अन्य बहुत सी उपयोग उत्पादों का निर्माण हेतु किया जाता है। सभी संश्लेषित रेशों पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पॉलिएस्टरियन कहते हैं, वे भिन्न प्रक्रम द्वारा तैयार किए जाते हैं। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म क्या हैं? संश्लेषित रेशा अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं, जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चालू, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक बहुत ही आम प्रयोग में आने वाली वस्तु है। इसका उपयोग हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत सारी निजी चीज़ें बनाने में किया जाता है। संश्लेषित रेशा की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण का मतलब रिसाइकल हो सकता है। ओके। पॉलीथीन, पॉली प्लस थीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है, जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैली बनाने में काम आता है। प्लास्टिक के प्रकार कितने हैं? प्लास्टिक के प्रकार
थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक नंबर 1, ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। ऐसी प्लास्टिक जिसे गर्म करने पे वह मुड़ जाती है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीथीन और पीवीसी उपयोग। इनका उपयोग खिलौना, कदिया और भिन्न प्रकार के पत्रों के बड़े पैमाने का निर्माण हेतु किया जाता है। ओके। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नंबर टू क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो उन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। ऐसी प्लास्टिक जिन्हें हम एक सांचे में ढालने के बाद उन्हें गर्म करके दूसरा शेप ना दिया जाए, उन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण के लिए बैकलाइट और मेलामाइन। बैकलाइट क्या होता है? यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, भिन्न बर्तन के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन क्या? मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा में रहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइल, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक के गुण कौन कौन से हैं? प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील क्या है? प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं कर सकते, उनका संरक्षण आसानी से नहीं होता है। नंबर 2, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। प्लास्टिक एक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और भिन्न आकार और साइज में ढल जा सकता है। प्लास्टिक सामान्य धातुओं की अपेक्षा सस्ता होता है। पॉइंट नंबर 3, प्लास्टिक कुचालक। प्लास्टिक कुचालक क्या है? प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं। प्लास्टिक जो है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब बैड कंडक्टर। इसीलिए बिजली के तार प्लास्टिक के ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसी के बने होते हैं। तो जैसे आपने कुकर देखा होगा, तो इसका जो हैंडल होता है ये प्लास्टिक का लगा होता है, क्योंकि ये ऊष्मा और हीट का कुचालक होते हैं इसीलिए। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो अग्निरोधक बनती है। जैव निम्नीकरणीय क्या है? वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, वे जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। उदाहरण कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी, ऊन, वस्त्र आदि। जैव अनिम्नीकरण क्या होता है? अनिम्नीकरण क्या होता है? वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते हैं, उन्हें जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक थैली, टिन, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे आदि। इसके 5 FR सिद्धांत कौन कौन से हैं? उपयोग कम करिए, जो प्लास्टिक का उपयोग कम करिए मतलब रिड्यूस करिए। और नंबर 2, पुनः उपयोग कीजिए, प्लास्टिक का पुनः उपयोग मतलब रीयूज़ कीजिए। पॉइंट नंबर 3, प्लास्टिक का पुनः चक्रीय कीजिए, प्लास्टिक को रिसाइकिल कीजिए। पॉइंट नंबर 5,
4 पुनः प्राप्त करिए, मतलब उसको रिकवर करिए। पॉइंट नंबर 5 उपयोग ना करना, इसका रिफ्यूज़ ना करना। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई भी दोस्त या क्लासमेट ग्रुप डी एनटीपीसी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो साइंस स्पेशल के लिए हमारे चैनल नौकरी विद अतुल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।